क्लोरोप्लास्ट में जब जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम और ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है, तब तब एंजाइम रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने की बजाय क्लोरोप्लास्ट में पैदा हो रही ऑक्सीजन को फिक्स करना शुरू कर देता है, जिसका नतीजा यह निकलता है कि 3PGA के दो मॉलिक्यूल बनने की बजाय सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल बन पाता है और प्लांट कैल्विन साइकिल के पैरेलल एक नया मैकेनिज्म स्टार्ट कर देता है। अब यह नया मैकेनिज्म क्या कहलाता है? यह मैकेनिज्म कब, कैसे और क्यों स्टार्ट होता है? इस मैकेनिज्म के क्या फायदे और क्या नुकसान हैं, ये हम डिस्कस करेंगे अपने आज के इस वीडियो लेक्चर में। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जियोलॉजी। दिस इज दिशान सरवर, स्कॉलर ऑफ बायोलॉजी। राइबोलोस बिसफॉस्फेट जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है, जब एंजाइम रुबिस्को इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ऑक्सीजन को ऐड करना शुरू कर देता है, तो ये 5 कार्बन कंपाउंड अनइवनली ब्रेक करके एक 3 कार्बन कंपाउंड 3PGA और एक 2 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लाइकोलेट बना देता है। जबकि इससे पहले होता यह था कि राइबोलोस बिसफॉस्फेट यानी 5 कार्बन कंपाउंड में एंजाइम रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करता था और ये 6 कार्बन कंपाउंड यानी टोटल 6 कार्बन कंपाउंड इवनली ब्रेक करके 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल बनाते थे, यानी 3PGA के 2 मॉलिक्यूल बनते थे। लेकिन जब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो ये अनइवन ब्रेकिंग होती है और एक मॉलिक्यूल 3PGA और दूसरा मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट का बनता है। अब ये फॉस्फोग्लाइकोलेट प्लांट के लिए 3 तरह से हार्मफुल है। पहला ये कि फॉस्फोग्लाइकोलेट 3PGA यानी 3 कार्बन की तरह कैल्विन साइकिल में इंडक्ट होकर कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज नहीं कर सकता। दूसरा ये कि फॉस्फोग्लाइकोलेट फोटोसिंथेसिस का इनहिबिटर है। अगर ये क्लोरोप्लास्ट में रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। और तीसरा ये कि ये फॉस्फोग्लाइकोलेट जिसमें 2 कार्बन शामिल हैं, अब ये प्लांट के लिए वेस्ट हो रहे हैं। लिहाजा फोटोसिंथेसिस को कंटिन्यू रखने के लिए और इस 2 कार्बन वेस्ट को अवॉइड करने के लिए प्लांट एक नया मैकेनिज्म स्टार्ट कर देता है। इस मैकेनिज्म को समझने के लिए बेहतर यह होगा कि राइबोलोस बिसफॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल से स्टार्ट किया जाए, जिसमें ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल शामिल हों और फॉस्फोग्लाइकोलेट के 2 मॉलिक्यूल बने। और अगर हम 2 लिखते हैं तो यहां पर 3PGA के भी 2 मॉलिक्यूल्स ही बनेंगे। और अगर दूसरी साइड पर 2 मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी 2 मॉलिक्यूल्स को ही ऐड करना पड़ेगा और 3PGA के यहां पर 4 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब यह मैकेनिज्म उस वक्त स्टार्ट होता है जब फॉस्फोग्लाइकोलेट के दोनों मॉलिक्यूल्स पर एंजाइम ग्लाइकोलेट फॉस्फेटेज आकर एक्ट करता है और यहां से एक फॉस्फोरस को रिमूव करके, यानी हर मॉलिक्यूल में से फॉस्फोरस को रिमूव करके ग्लाइकोलेट बना देता है। यह ग्लाइकोलेट भी 2 कार्बन कंपाउंड है। ग्लाइकोलेट के दोनों मॉलिक्यूल क्लोरोप्लास्ट से निकलकर परऑक्सीजोम ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। यहां पर होता यह है कि ग्लाइकोलेट के दोनों मॉलिक्यूल्स में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ऐड किए जाते हैं और एंजाइम ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज की मदद से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाई जाती है। यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये प्लांट के लिए इंतहाई हार्मफुल है, लिहाजा प्लांट इसे एक एंजाइम कैटालेस की मदद से इसे वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। अब यहां पर जो ऑक्सीजन यूज हुई वही ऑक्सीजन यहां पर रिलीज भी हो गई। सो
नेट गेन एंड लॉस 0 है। अब ये जो ग्लाइऑक्सिलेट के दो मॉलिक्यूल हैं, अब इन ग्लाइऑक्सिलेट के दोनों मॉलिक्यूल में अमाइनो ग्रुप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइनो ग्रुप ऐड किए जाते हैं। ये अमाइनो ग्रुप ग्लूटामेट की सूरत में ऐड किए जाते हैं। होता यह है कि एंजाइम ग्लाइऑक्सिलेट ग्लूटामेट अमाइनो ट्रांसफरेज आता है और इस ग्लाइऑक्सिलेट में यानी दोनों मॉलिक्यूल के अंदर 2 मॉलिक्यूल अमाइनो ग्रुप के ऐड करके इसे ग्लाइसिन में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइसिन भी एक 2 कार्बन कंपाउंड है, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स को परऑक्सीसोम से निकालकर माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। यहां पर ग्लाइसिन के दोनों मॉलिक्यूल्स को ऐड किया जाता है। यह एडिशन एक 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में होता यह है कि एंजाइम ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज एक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल, NADH का एक मॉलिक्यूल और अमाइनो ग्रुप का एक मॉलिक्यूल रिलीज करता है। जबकि दूसरे स्टेप में होता यह है कि बाकी मानदा 3 कार्बन को एंजाइम सेरीन हाइड्रोक्सीमिथाइल ट्रांसफरेज आकर कन्वर्ट कर देता है, 3 कार्बन कंपाउंड सेरीन में कन्वर्ट कर देता है। यहां पर यह बात समझना जरूरी है कि 4 कार्बन में से 3 कार्बन सेरीन में आ गए, जबकि एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में चला गया, यानी 2 कार्बन कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू 3 कार्बन कंपाउंड नाउ। अब इस सेरीन को माइटोकॉन्ड्रिया से निकालकर परऑक्सीसोम में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। यहां पर होता यह है कि एंजाइम सेरीन अमाइनो ट्रांसफरेज सेरीन पर आकर एक्ट करता है और यहां से ग्लूटामेट को निकालकर हाइड्रोक्सी पायरोवेट बना देता है। हाइड्रोक्सी पायरोवेट भी एक 3 कार्बन कंपाउंड है। अब इस हाइड्रोक्सी पायरोवेट को ग्लिसरेट के अंदर रिड्यूस किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम हाइड्रोक्सी पायरोवेट रिडक्टेज, और NADH को एज अ रिड्यूसिंग पावर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रहे कि ये वही NADH है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज हुई थी। अब इस ग्लिसरेट को, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, इसे पर ऑक्सीसोम से दोबारा क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यहां पर किया यह जाता है कि एक एंजाइम ग्लिसरेट काइनेज की मदद से इस 3 कार्बन ग्लिसरेट की फॉस्फोरिलेशन की जाती है। इस मकसद के लिए प्लांट अपनी बनाई हुई ATP को यूज करता है और इस ग्लिसरेट को एक 3 कार्बन कंपाउंड यानी 3PGA में कन्वर्ट कर देता है। अब ये 3PGA जो कि फॉस्फोग्लाइकोलेट की एडिशन से रिकवर की गई है, इसको कैल्विन साइकिल में इंडक्ट करके कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज किया जाता है। अगर इस सारे के सारे मैकेनिज्म को गौर से देखें या फिर इस सारे के सारे मैकेनिज्म को एक लाइन में लिख लें, तो यहां पर बेसिकली हुआ यह है कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल ऐड किए गए, प्लांट ने अपनी ATP इस्तेमाल की और 3PGA के 3 मॉलिक्यूल बना दिए। ये 3 मॉलिक्यूल यहां पर हैं कि जब ऑक्सीजन ऐड हुई थी राइबोलोज बिसफॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो 2 3PGA बने थे और तीसरा ये 3PGA जो कि इस मैकेनिज्म के जरिए से रिकवर किया गया। अगर इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर कार्बन एटम की तादाद को देखें तो यहां पर कार्बन एटम की तादाद बराबर है जो कि इक्वेशन के राइट साइड पर है, यानी राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है, तो 2 मॉलिक्यूल हैं इसके, तो 2 5 are 10, जबकि राइट साइड पर 3PGA जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, तो 3 कार्बन के 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सो 3 3s are 9, तो टोटल 9 कार्बन यहां पर, और एक कार्बन जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में मौजूद है, तो 10 कार्बन यहां पर ही प्रेजेंट है। अगर इस इक्वेशन को गौर से देखें तो यहां पर हुआ यह है कि ऑक्सीजन ऐड हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई है।
जो कि एक रेस्पिरेटरी प्रोसेस कहलाता है। रेस्पिरेटरी प्रोसेस यानी रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन की एडिशन और कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होती है। और ये रेस्पिरेटरी प्रोसेस बेसिकली प्लांट पर लाइट पर डिपेंड करता है, इस वजह से इसे फोटो रेस्पिरेशन कहा जाता है। ये फोटो रेस्पिरेशन ग्लाइकोलेट साइकिल, C2 साइकिल या फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि यहां पर मैकेनिज्म फॉस्फोग्लाइकोलेट से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसे ग्लाइकोलेट साइकिल या फिर C2 साइकिल, क्योंकि फॉस्फोग्लाइकोलेट एक 2 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इसे C2 साइकिल भी कहा जाता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि प्लांट ये मैकेनिज्म कब स्टार्ट करता है और क्यों स्टार्ट करता है। इसका जवाब यह है कि जब प्लांट को हाई टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है तो प्लांट एज अ प्रिवेंटिव मेजर अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से होता यह है कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर एंटर नहीं हो पाती और प्लांट के अंदर मौजूद एंजाइम रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ऑक्सीजन को फिक्स करना शुरू कर देता है। अब यहां पर यह भी बात वाजिया होती है कि एंजाइम रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को फिक्स करने की सलाहियत रखता है। यानी अगर आप रुबिस्को के नाम पर गौर करें तो रुबिस्को में वर्ड रुबिस इसके सबस्ट्रेट राइबोलोस बिसफॉस्फेट से लिया गया है, जबकि सी कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन यानी ओ ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करेगा तो हम बोलेंगे कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, या अगर ये ऑक्सीजन को ऐड करेगा तो इसे बोलेंगे ऑक्सीजनेस एक्टिविटी। अब ये प्रोसेस सबसे पहले एक साइंटिस्ट ओटो वारबर्ग ने 1920 की दहाई में डिस्क्राइब किया था, लिहाजा उसी के नाम पर ही इस सारे के इफेक्ट को वारबर्ग इफेक्ट जाना जाता है। इस वारबर्ग इफेक्ट के फायदे और नुकसानात दोनों हैं। अगर फायदों की बात करें तो पहला फायदा यह है कि यह एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। लेट्स सपोज कि अगर ये मैकेनिज्म ना होता तो ये फॉस्फोग्लाइकोलेट जो कि प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस का इनहिबिटर है, तो जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस रुक जाने थे, तो अगर ये मैकेनिज्म नहीं होता तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। लिहाजा इस मैकेनिज्म ने प्लांट को एनेबल किया कि वो हाई टेम्परेचर पर भी फोटोसिंथेसिस को कंटिन्यू रख सके। और दूसरा फायदा इस प्रोसेस का यह है कि यह एक रेस्क्यू प्रोसेस है। इसने प्लांट के कार्बन को लॉस होने से बचा लिया है, जो कि फॉस्फोग्लाइकोलेट के जरिए से रिमूव हो रहे थे। इस प्रोसेस ने किया यह है कि फॉस्फोग्लाइकोलेट को फॉस्फोग्लाइकोलेट में ही ऐड करके, जो कि मैकेनिज्म के जरिए से एडिशन होती है, उसमें से 3 कार्बन को रिकवर कर लेता है और बाकी 1 कार्बन को लॉस कर देता है। यानी यहां पर 75% कार्बन की कंजर्वेशन होती है। जबकि इसके नुकसानात की बात करें तो इसमें हुआ यह है कि यहां पर प्लांट की अपनी बनाई हुई कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो गई है, जो कि इसका 25% बनता है। जबकि दूसरा इसका नुकसान यह है कि फोटो रेस्पिरेशन की वजह से एक्चुअल यील्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो गई है। अबाउट 40% यील्ड फोटोसिंथेसिस की कम हो जाती है सिर्फ इस प्रोसेस के चलने की वजह से। तीसरा नुकसान यह है कि इस प्रोसेस के नतीजे में कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं पैदा हुआ। और चौथा नुकसान यह है कि इस प्रोसेस के नतीजे में ना तो एटीपी और ना ही NADH पैदा हुआ है। जबकि इस पर मजीद कि इस सारे के सारे मैकेनिज्म ने एटीपी का इस्तेमाल किया है, जो कि ग्लिसरेट को 3 PGA में कन्वर्ट करने के लिए यूज हुई,
जो कि प्लांट ने अपने लिए बनाई थी। और पांचवा ये कि ये प्रोसेस प्लांट के ऊपर स्ट्रेस कॉज करता है। अब जो भी हो, इस सारे के सारे मैकेनिज्म ने प्लांट को एनेबल किया है कि वो हाई टेम्परेचर पर भी फोटोसिंथेसिस को कंटिन्यू रख सके। अब ये सारे का सारा प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ C3 प्लांट्स में ही देखा जाता है, लेकिन C4 प्लांट और कैम प्लांट इस प्रोसेस को अवॉइड करने में कामयाब रहते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि C4 प्लांट और कैम प्लांट कैसे इस प्रोसेस को अवॉइड करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर टुडे।